Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग BHIC 114 के बारे में पढ़ेंगे, जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, जिसका ईस्वी है 1718 से 1939। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट किया कीजिए, जिससे हम लोगों को वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से ज़रूर बताया कीजिए। और आप लोग हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये कंटेंट पहुँचे और सभी लोगों को एग्ज़ाम में ये हेल्प करे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं BHIC 114 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी समाजवाद की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। इसमें है सबसे पहले भूमिका में है मार्क्सवादी समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। यह विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करते हुए वर्ग विहीन एवं शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर बल देती है। मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास आर्थिक शक्तियों और वर्ग संघर्ष के आधार पर होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटेरिज्म, समाज का विकास आर्थिक परिस्थितियों से निर्धारित होता है। उत्पादन के साधन में परिवर्तन से सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन आते हैं। इतिहास का आधार भौतिक परिस्थितियाँ है। फिर है वर्ग संघर्ष। समाज मुख्यतः शोषण और शोषित वर्गों में विभाजित होता है। पूंजीवाद में बुजुर्ग वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है। वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। फिर अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। श्रमिक अपने श्रम से जितना उत्पादन करता है उसका पूरा मूल्य उसे नहीं मिलता। शेष लाभ पूंजीपति अपने पास रखता है। यही पूंजीवादी शोषण का आधार है। निजी संपत्ति का विरोध। उत्पादन के प्रमुख साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त करने का समर्थन किया गया। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व की वकालत की गई। इससे आर्थिक समानता स्थापित करने का उद्देश्य था। वर्ग विहीन समाज की स्थापना कैसे हुई? मार्क्स का अंतिम लक्ष्य शोषण, असमानता और वर्ग भेद से मुक्त समाज की स्थापना था। ऐसे समाज में सभी नागरिकों को समान अवसर एवं समान अधिकार प्राप्त होंगे। मार्क्सवादी समाजवाद का महत्व क्या है? श्रमिकों के अधिकारों एवं सामाजिक न्याय पर बल दिया। विश्व के अनेक देशों के राजनीतिक एवं आर्थिक विचारों को प्रभावित किया। आधुनिक समाजवादी आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। निष्कर्ष, कार्ल मार्क्स समाजवादी का निष्कर्ष क्या निकला? कार्ल मार्क्स समाजवादी का निष्कर्ष निकला कि मार्क्सवादी समाजवाद समानता, सामाजिक न्याय एवं शोषण मुक्त समाज की स्थापना का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, जिसमें है फांसीवाद की मुख्य विशेषताओं तथा इसकी लामबंदी के स्वरूप की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भूमिका। फांसीवाद 20वीं शताब्दी की एक अधिनायकवादी राजनीतिक विचारधारा थी, जिसका विकास मुख्य रूप से
इटली में हुआ था। यहाँ इटली लिखे जाए, मुख्य रूप से इटली में हुआ था। इसके नेतृत्व में, ये मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ था। मुसोलिनी के नेतृत्व में इस विचारधारा ने राष्ट्रवाद, सैन्यवाद तथा एक दलीय शासन को बढ़ावा दिया। फासीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा राज्य को सर्वोच्च मानता था। फासीवाद की मुख्य विशेषताएं: राज्य को सर्वोच्च शासन दिया गया, एक दलीय शासन एवं तानाशाही का समर्थन किया गया, उग्र राष्ट्रवाद और सैन्यवाद पर बल दिया गया, लोकतंत्र एवं साम्यवाद का विरोध किया गया, प्रचार तंत्र एवं जन समर्थन का व्यापक उपयोग किया गया। लामबंदी का स्वरूप क्या था? विशाल जनसभाओं एवं रैलियों का आयोजन, युवाओं एवं महिलाओं को संगठित करना, शिक्षा एवं मीडिया का प्रचार के लिए उपयोग, सेना एवं अर्धसैनिक संगठनों के माध्यम से नियंत्रण, विरोधियों का दमन एवं भय का वातावरण। फासीवाद का प्रभाव: लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई, मानवाधिकारों का हनन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। निष्कर्ष: फासीवाद ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन तानाशाही एवं दमनकारी नीतियों के कारण विश्व को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ा। प्रश्न संख्या 3, इटली में फासीवाद के उदय का क्या कारण थे? भूमिका: इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संकट उत्पन्न हो गया। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर ने फासीवाद आंदोलन को संगठित किया और 1922 में सत्ता प्राप्त की। राजनीतिक अस्थिरता: सरकारें बार बार बदल रही थी, जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास कम हो गया। आर्थिक संकट: बेरोजगारी और महंगाई में वृद्धि हुई, उद्योग एवं व्यापार प्रभावित हुए, श्रमिकों में असंतोष बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव: प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या रहा? युद्ध के बाद इटली को अपेक्षित लाभ नहीं मिला, सैनिकों और जनता में निराशा फैल गई। साम्यवाद का भय: रूस की क्रांति से प्रेरित श्रमिक आंदोलन में वृद्धि हुई, उद्योगपतियों एवं मध्यम वर्ग ने फासीवाद का समर्थन किया। मुसोलिनी का नेतृत्व: प्रभावशाली भाषणों एवं विचार एवं प्रचार के माध्यम से जनता का समर्थन प्राप्त किया, राष्ट्रवाद एवं अनुशासन का संदेश दिया। निष्कर्ष: राजनीतिक अस्थिरता, संकट, आर्थिक संकट और मुसोलिनी के प्रभावशाली नेतृत्व ने इटली में फासीवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। नाजी दल के गठन के क्या कारण थे? नाजीवाद का मूल तत्व क्या था? भूमिका: प्रथम विश्व युद्ध के बाद की कठिनाई परिस्थितियों में हुआ था के नेतृत्व में यह हिटलर के नेतृत्व में तेजी से लोकप्रिय हुआ और 1933 में सत्ता में आया। नाजी दल के गठन के कारण: हिटलर की कठोर शर्त से जनता में असंतोष हुआ, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी एवं महंगाई आई। राजनीतिक अस्थिरता एवं कठोर सरकारें, साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव का भय, हिटलर के प्रभावशाली नेतृत्व एवं प्रचार का प्रभाव। नाजीवाद के मूल तत्व: उग्र राष्ट्रवाद, आर्य जाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत, तानाशाही एवं एक दलीय शासन, सैन्यवाद एवं विस्तारवाद, यहूदियों एवं अन्य समुदायों के प्रति भेदभाव।
प्रभाव: लोकतंत्र का अंत हुआ, मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। निष्कर्ष: नाजीवाद उग्र राष्ट्रवाद, तानाशाही और नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित विचारधारा थी जिसने विश्व इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। प्रश्न संख्या 5, रूस में बेल्शेविक क्रांति के महत्व की विवेचना कीजिए। भूमिका: विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना में बेल्शेविक क्रांति एक थी। हिटलर के नेतृत्व में हुई बेल्शेविक क्रांति ने रूस में जाराशाही का अंत कर समाजवादी शासन की स्थापना की। इस क्रांति का प्रभाव केवल रूस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व राजनीति एवं समाज पर भी पड़ा। जाराशाही का अंत: निरंकुश जरा शासन समाप्त हुआ। जनता को नई राजनीतिक व्यवस्था मिली। समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। समाजवाद राज्य की स्थापना: उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया। भूमि, उद्योग एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। श्रमिकों एवं किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई। विश्व राजनीति पर प्रभाव: विश्व में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। अनेक देशों में श्रमिक आंदोलन को प्रेरणा मिली। साम्यवाद का एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा। आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन: शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया। सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया गया। महिलाओं एवं श्रमिकों के अधिकारों में सुधार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को प्रेरणा मिली। विश्व राजनीति में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। निष्कर्ष: बेल्शेविक क्रांति ने रूस में समाजवादी व्यवस्था स्थापित कर विश्व इतिहास और राजनीति को नई दिशा प्रदान की। प्रश्न 6, युद्ध साम्यवाद तथा नई आर्थिक नीति ने रूस में समाजवाद के निर्माण में क्या भूमिका निभाई? पहले देखेंगे भूमिका। बेल्शेविक क्रांति के बाद रूस गंभीर आर्थिक संकट और गृह युद्ध से जूझ रहा था। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले युद्ध साम्यवाद और बाद में नई आर्थिक नीति लागू की। दोनों नीतियों ने समाजवादी व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध साम्यवाद की भूमिका: उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कृषि उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया। सेना एवं जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। गृह युद्ध के दौरान सरकार स्थिरता मिली। नई आर्थिक नीति की भूमिका: सीमित निजी व्यापार की अनुमति दी गई। किसानों को अतिरिक्त उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता मिली। कृषि एवं उद्योग का उत्पादन बढ़ा। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायता मिली। समाजवाद के निर्माण में योगदान: आर्थिक संकट को नियंत्रित किया गया। समाजवादी शासन को स्थिर आधार मिला। औद्योगिक एवं कृषि विकास को प्रोत्साहन मिला। निष्कर्ष: युद्ध साम्यवाद और नई आर्थिक नीति ने रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न संख्या 7, सोवियत संघ में कृषि के सामूहिकीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भूमिका: सोवियत संघ में कृषि का सामूहिकीकरण की प्रमुख आर्थिक नीति थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ावा देना, किसानों को सामूहिक खेती की ओर
लाना तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। सामूहिकीकरण का अर्थ छोटे छोटे खेतों को मिलाकर सामूहिक कृषि फॉर्म बनाए गए। भूमि एवं कृषि साधनों पर सामूहिक नियंत्रण स्थापित किया गया। आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, उद्योगों के लिए खाद्यान्न एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना इत्यादि। प्रभाव, अब इसके प्रभाव क्या पड़े। प्रारंभिक वर्षों में किसानों का विरोध हुआ, कई क्षेत्रों में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। दीर्घकाल में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन को संगठित किया गया, राज्य का कृषि पर नियंत्रण बढ़ा। निष्कर्ष, कृषि का सामूहिकीकरण सोवियत समाजवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण नीति थी, जिसने कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। प्रश्न 8, समाजवाद के सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। भूमिका, समाजवाद वह नीति है जिसके अंतर्गत एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे देशों पर राजनीतिक, आर्थिक अथवा सैन्य नियंत्रण स्थापित करता है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विभिन्न विचारकों ने साम्राज्यवाद की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या अलग अलग सिद्धांतों द्वारा की। उदारवादी सिद्धांत, समाजवाद को व्यापक और सभ्यता के विस्तार का माध्यम माना गया। यूरोपीय देशों ने इसे विकास और आधुनिकीकरण का साधन बताया। मार्क्सवादी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। अतिरिक्त पूंजी के निवेश और नए बाजारों की खोज इसके प्रमुख कारण हैं। आर्थिक सिद्धांत, कच्चे माल, नए बाजार और निवेश के अवसरों की आवश्यकता ने समाजवाद को बढ़ावा दिया। औद्योगिक देशों ने आर्थिक लाभ के लिए उपनिवेश स्थापित किए। राजनीति एवं सामरिक सिद्धांत, राष्ट्रीय शक्ति और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए साम्राज्य विस्तार किया गया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। साम्राज्यवाद का प्रभाव, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण हुआ, स्थानीय संसाधनों एवं श्रम का दोहन किया गया। अनेक देशों में राष्ट्रवाद आंदोलन का विकास हुआ। निष्कर्ष, साम्राज्यवाद के विभिन्न सिद्धांत के आर्थिक, राजनीतिक एवं वैचारिक कारणों की व्याख्या करते हैं तथा आधुनिक विश्व इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। प्रश्न 9, साम्राज्यवाद के सांस्कृतिक आयामों पर टिप्पणी लिखिए। भूमिका, साम्राज्यवाद केवल राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने उपनिवेशों की संस्कृति, शिक्षा, भाषा और जीवन शैली को भी प्रभावित किया। इसे साम्राज्यवाद का सांस्कृतिक आयाम कहा जाता है। शिक्षा का प्रसार, उपनिवेशों के पश्चात शिक्षा प्रणाली लागू की गई। यूरोपीय विचारों एवं मूल्यों का प्रसार हुआ। शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास हुआ। भाषा एवं संस्कृति का प्रभाव, अंग्रेजी, फारसी जैसी यूरोपीय भाषाओं का प्रसार हुआ। स्थानीय भाषाओं एवं परंपराओं का प्रभाव पड़ा। पश्चिमी जीवन शैली को बढ़ावा मिला। धर्म एवं मशीनरी गतिविधियां, ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा एवं धर्म प्रसार का कार्य किया। कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। सामाजिक परिवर्तन, आधुनिक शिक्षा, विज्ञान एवं नई सामाजिक सोच का विकास हुआ। साथ ही पारंपरिक संस्कृति एवं पहचान को भी चुनौती मिली। निष्कर्ष, साम्राज्यवाद के सांस्कृतिक प्रभावों ने उपनिवेशों के
सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन किए। प्रश्न संख्या 10, चीन के संदर्भ में अर्ध उपनिवेशवाद को परिभाषित कीजिए। भूमिका। अर्ध उपनिवेशवाद ऐसी स्थिति है जिसमें कोई देश औपचारिक रूप से स्वतंत्र रहता है, लेकिन उसकी राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और व्यापार पर विदेशी शक्तियों का गहरा प्रभाव है। 19वीं शताब्दी में चीन इसका प्रमुख उदाहरण था। अर्ध उपनिवेशवाद का अर्थ: देश नाम मात्र का स्वतंत्र रहता, विदेशी शक्तियां आर्थिक एवं राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करती है, राष्ट्रीय संप्रभुता सीमित हो जाती है। चीन में अर्ध उपनिवेशवाद असमान संधियों के माध्यम से विदेशी शक्तियों ने विशेष अधिकार प्राप्त किए। विदेशी देशों के व्यापारिक एवं बंदरगाह संबंधी सुविधाएं मिली। चीन की आर्थिक एवं राजनीतिक स्वायत्तता कमजोर हुई। प्रभाव: विदेशी हस्तक्षेप बढ़ा, आर्थिक शोषण हुआ, राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हुआ, अंततः चीन में राजनीतिक परिवर्तन प्रक्रिया तेज हुई। निष्कर्ष: चीन में अर्ध उपनिवेशवाद विदेशी प्रभुता का ऐसा स्वरूप था जिसने उसकी संप्रभुता और विकास को गहराई से प्रभावित किया। प्रश्न संख्या 11, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन के प्रभावों की विवेचना कीजिए। भूमिका देखिए। अप्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन वह व्यवस्था थी जिसमें औपनिवेशिक शक्तियां स्थानीय शासकों, मुखियाओं एवं पारंपरिक संस्थाओं के माध्यम से शासन करती थी। इस नीति का व्यापक उपयोग विशेषकर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा एशिया और अफ्रीका के अनेक क्षेत्रों में किया गया। प्रशासनिक प्रभाव: स्थानीय ग्राहकों को सीमित अधिकार दिए गए, प्रशासन पर औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण रहा, शासन अपेक्षाकृत कम खर्च में संचालित हुआ। आर्थिक प्रभाव: उपनिवेशों के संसाधनों का व्यापक दोहन किया गया, कृषि एवं व्यापार को औपनिवेशिक हितों के अनुसार विकसित किया गया। स्थानीय अर्थव्यवस्था विदेशी शक्तियों पर निर्भर होती थी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव: पारंपरिक सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया, शिक्षा एवं प्रशासन में पश्चिमी प्रभाव बढ़ा, स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं पर बाहरी प्रभाव पड़ा। राजनीतिक प्रभाव: स्थानीय शासकों की वास्तविक शक्ति कम हो गई, जनता में राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। निष्कर्ष: अप्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन ने प्रशासन को सरल बनाया, लेकिन उपनिवेशों को की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता को कमजोर किया गया। प्रश्न 12, यूरोप के दो सशस्त्र गुटों में विभाजन के क्या कारण थे? इसका सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे। भूमिका में है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप की प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही थी। साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और राष्ट्रवाद के कारण विभिन्न देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य गठबंधन बनाए, जिससे यूरोप दो सशस्त्र गुटों में विभाजित हो गया। उग्र राष्ट्रवाद: प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। राष्ट्रवादी प्रतिष्ठा से तनाव बढ़ा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा: उपनिवेशों एवं नए बाजारों के लिए संघर्ष हुआ। यूरोपीय शक्तियों के बीच विरोध बढ़ा। सैन्यवाद: देशों ने अपनी सेनाओं एवं हथियारों का तेजी से विस्तार किया। हथियारों की होड़ ने युद्ध की संभावना बढ़ा दी। गुप्त सैन्य संधियां: एक ओर त्रिसंधि तथा दूसरी ओर त्रिमैत्री का गठन हुआ। इन गठबंधनों ने यूरोप में दो विरोधी गुटों में बांट दिया। बल्कन क्षेत्र का संकट:
बल्कन क्षेत्र में राजनीतिक संघर्ष एवं अस्थिरता बढ़ी। यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता गया। निष्कर्ष: साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद तथा सैन्य गठबंधनों ने यूरोप को दो सशस्त्र गुटों में विभाजित कर दिया। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर इससे आगे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए। धन्यवाद। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.